नमस्कार मित्रों। ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। इस सीरीज के अंतर्गत हम राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था और राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें अब तक हमने 19 जो सेशन है वो कंप्लीट कर दिए हैं और आज का ये हमारा 20 यानी कि 20 नंबर का जो सेशन है, इसके अंतर्गत हम 12 फरवरी 2023 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो सेकंड ग्रेड टीचर संस्कृत एजुकेशन का पेपर करवाया था, उसके फर्स्ट पेपर में पूछे गए राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के साथ ही भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस करेंगे, जो आपके आगामी पीटीआई, पीएसआई, आरएएस, ईओआरओ, सेकंड ग्रेड टीचर, स्कूल लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, वीडियो, पटवार इत्यादि तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी सहायक सिद्ध होगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें और अपने स्वयं का आकलन करें कि आप इन सवालों में से कितने सवालों का है वो फाइनली और सही और सटीकता के साथ में जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और प्रश्नों की शुरुआत करें। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। पास का बेल का जो आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट भी आपको समय समय पर मिलती रहे। और बेहतरीन तैयारी के लिए आप ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज और स्मार्ट क्वेश्चंस का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों का विश्लेषण। तो राजस्थान की राज्य व्यवस्था से जुड़ा जो प्रश्न है वो 17 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या है। तो बहुत ही वेल नाउन क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल है, सदस्यों का जो कार्यकाल है, वो 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक रहता है। ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना है, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक रहता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में बात करें तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन के लिए सर्वप्रथम 20 अगस्त 1949 को राज्यपाल के द्वारा 28वां अध्यादेश प्रख्यापित किया गया और इसके माध्यम से राजस्थान लोक सेवा आयोग है वो अस्तित्व में आया। और 22 दिसंबर की जो डेट है, 22 दिसंबर 1949, 22 दिसंबर को राजस्थान लोक सेवा आयोग का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 22 दिसंबर 1949 को ही राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो गजट नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ था और इनके सदस्यों और अध्यक्ष की है वो नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी। ठीक है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि राजस्थान के गठन के समय कुल जो 22 प्रांत थे, उस 22 प्रांतों में केवल 3 में यानी कि जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग है वो कार्यरत थे, यानी कि लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। और साथ ही साथ स्टार्टिंग में अगर राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात करें तो जब राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था उस समय इसके सदस्य और अध्यक्ष की कुल जो संख्या है वो 3 थी, यानी कि एक तो अध्यक्ष थे और 2 इनके सदस्य थे। वर्तमान में आपके बाबूलाल कटारा सहित 7 इसके सदस्य हैं और 1 इसके अध्यक्ष हैं, यानी कि सदस्य सहित अध्यक्ष की जो टोटल संख्या है वो 8 है। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। और ये संवैधानिक निकाय है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में है। हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है। अनुच्छेद 315 से लगा करके 323 तक आरपीएससी, ये आरपीएससी नहीं कहेंगे हम, पीसीएस और यूपीएससी, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में भारतीय संविधान का भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है। तो ये बातें महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। बाकी राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है वो कौन करता है, तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अगर संयुक्त लोक सेवा आयोग है तो उस दशा में नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और इनको अगर बर्खास्त करना हो तो बर्खास्त करने जैसी अब नौबत है ये बाबूलाल कटारा के समक्ष आ गई है। तो बर्खास्त करने की शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास में है,
लेकिन इनको पद से निलंबित कर सकते हैं राज्यपाल। ठीक है, तो ये बातें आपको महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं? राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति के द्वारा एक जो विशेष तौर पर इनकी जब राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, तो नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल, संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेगा, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श करते हुए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। इसके अलावा अगर हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है, तो उस दशा में राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल और संबंधित राज्य के जो हाई कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस के साथ में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हुए किसी भी हाई कोर्ट के जज की है वो नियुक्ति करेंगे। ठीक है, और हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाते हैं? तो शपथ दिलाते हैं संबंधित राज्य के राज्यपाल। और अगर राज्यपाल के बारे में और अगर बात करें, तो राज्यपाल के द्वारा कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति की जाती है, मुख्यमंत्री की और उनके मंत्रियों की। ठीक है, तो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं। राज्य पोषित जितने भी जो विश्वविद्यालय हैं, उनके वाइस चांसलर यानी कि कुलपति की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। और राजस्थान के अंतर्गत जितने भी जो निजी और सरकारी विश्वविद्यालय है, उन सारे के सारे विश्वविद्यालयों के जो कुलाधिपति होते हैं, चांसलर होते हैं, वो राज्यपाल ही होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको, जो राजस्थान के अंतर्गत केंद्रीय जितने भी विश्वविद्यालय हैं, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राज्यपाल नहीं होते हैं। बाकी जो निजी और सरकारी जितने भी राजस्थान में विश्वविद्यालय हैं जो केंद्रीय वित्त पोषित नहीं है, उन सारे के सारे विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी राज्यपाल होते हैं। ठीक है, और राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है, लेकिन पद से हटाए जाने की शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास में होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 4 बार धारित किया है? हरिदेव जोशी, भैरू सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया और शिवचरण माथुर। तो मोहनलाल सुखाड़िया अब तक एक ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर 4 बार पद धारित है वो किया है। ठीक है, और सर्वाधिक समय तक सर्वाधिक बार जो मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है वो मोहनलाल सुखाड़िया के पास ही है। इसके अलावा बात करें शिवचरण माथुर की, तो शिवचरण माथुर 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके अलावा आपके जयनारायण व्यास भी 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। अशोक गहलोत अब तीसरा कार्यकाल है वो पूर्ण कर रहे हैं। तो जयनारायण व्यास, शिवचरण माथुर और आपकी वसुंधरा राजे, इनका 2-2 बार कार्यकाल रहा है। 3 बार की बात करें तो हरिदेव जोशी 3 टाइम है, भैरू सिंह शेखावत भी 3 टाइम है और अशोक गहलोत भी तीसरे कार्यकाल है वो पूर्ण कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसके बारे में हमने पहले बहुत अच्छी तरीके से आपको डिटेल में भी ये चीजें बताई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती है? 29 से, 30 से, 15 से और 20 से। तो भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती? तो यहाँ विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ संख्या पूछी है ना कि प्रतिशत। तो कितने से अधिक नहीं हो सकती है, यानी कि 30 से अधिक नहीं हो सकती है। 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका 51वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 51वां संवैधानिक संशोधन 2003। ठीक है, और इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से मंत्रियों की संख्या है वो निश्चित कर दी गई थी, जिसमें कि संसद में और विधानमंडल में। तो अगर राजस्थान के मंत्रिपरिषद की बात करें तो किसी भी राज्य की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित सदन की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यानी कि जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं उन विधानसभा के सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। तो राजस्थान में विधानसभा के सदस्य कितने हैं? 200 है,
और 200 का अगर 15% करें, 100 का 15% 15 हो गया, और 200 का 15% कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, तो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या है वो 30 से अधिक नहीं हो सकती, और न्यूनतम जो संख्या है वो बताई है मुख्यमंत्री सहित 12, यानी कि 11 अन्य मंत्री और 12 मुख्यमंत्री। ठीक है, 12वां है वो मुख्यमंत्री। तो न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, न्यूनतम 12, 12 से कम नहीं होगी। और राजस्थान के संदर्भ में अगर देखा जाए तो 30 से अधिक नहीं होगी, क्योंकि 15% अधिकतम क्राइटेरिया निश्चित किया गया है विधानसभा के सदस्यों का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। अगर यहाँ पर प्रतिशत पूछे कि मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितने प्रतिशत हो सकती है, तो प्रतिशत पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, 15%। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है, गोपाल कृष्ण भाणेत, आनंद मोहन सक्सेना, एच एम माथुर और इंद्रजीत खन्ना। तो यहाँ पर एच एम माथुर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मुख्य सचिव का कार्य क्या होता है, तो मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का सबसे प्रमुख जो सलाहकार होता है वो मुख्य सचिव ही होता है। जिस प्रकार से राज्यपाल का जो प्रमुख सलाहकार होता है वो कौन होता है, मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है मुख्य सचिव, और मुख्य सचिव की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है। और कैबिनेट का भी प्रमुख जो सर्वे सर्वा है सचिव है वो भी आपका कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। कैबिनेट की बैठकों के लिए जो कार्य सूची तैयार करना और कैबिनेट में जो भी फैसले लिए हैं उन फैसलों का कार्यान्वयन करना, ये कार्य महत्वपूर्ण मुख्य सचिव के रहते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रावधान का उल्लेख है। तो देखिए, यह प्रश्न भी बहुत बार हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में संपूर्ण है, वो शक्तियां, प्राधिकार और इनके गठन की जानकारी है वो प्रदान करता है। तो अगर बात करें राज्य मानवाधिकार आयोग की, तो इस मानवाधिकार संरक्षण एक्ट 1993 है, इसका जो अध्याय है, अध्याय कहे या चैप्टर कहे, अध्याय 5 की जो धारा 21 से लगा करके 29 है, इस 21 से 29 तक की जो धाराएं हैं इसमें राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में वो जानकारी मिलती है, इनका वर्णन किया गया है। धारा 21 में राज्य मानवाधिकार आयोग के संगठन के बारे में बात कही गई है कि राज्य मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होंगे, कितने अध्यक्ष होंगे और सचिव वगैरह जो भी इसका कंपोजिशन है इसके बारे में वो बात कही गई है 21 में। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अगर प्रावधान के अनुसार बात करें तो वर्तमान में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, और एक सचिव भी होता है जो कि मुख्य सचिव के स्तर के नीचे का रैंक का नहीं हो सकता है। एक जांच अधिकारी भी होता है, इन्वेस्टिगेशन जो आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। ठीक है, वो भी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के नीचे का रैंक का है वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो ये कंपोजिशन यानी कि संगठन के बारे में अनुच्छेद 21 में कहा गया है, इसके जो धारा 21 में कहा गया है, अनुच्छेद नहीं कहेंगे इसमें। ठीक है, और धारा 22 में क्या है, तो 22 में जिसके अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर करेंगे और समिति का अध्यक्ष होगा मुख्यमंत्री। इसके अलावा समिति में सदस्य के रूप में गृह मंत्री का भार साधक जो मंत्री है गृह मंत्रालय का वो होगा एक, विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता, विधानसभा के स्पीकर इत्यादि जो सदस्य है वो आपके रहेंगे उस कमेटी में, और उस कमेटी की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है वो की जाएगी। अब 23 में कहा गया है कि जो अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त होंगे वो अगर चाहे तो त्याग पत्र देने की जो बात है वो अनुच्छेद 23 में है। त्याग पत्र और उनकी पदच्युति करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास में है। तो त्याग पत्र और पदच्युति 23 में कहा गया है। और 24 में अगर अनुच्छेद 24 की बात करें तो 24 में अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि के बारे में उल्लेख किया गया है कि इनकी पदावधि है वो 3 वर्ष और 70 वर्ष तक की आयु जो भी पहले हो
तब तक होगी, ठीक है, 3 और 70 वर्ष, और ये पुनर्नियुक्ति के भी पात्र होंगे, ठीक है। तो ये बातें हैं, आपको राष्ट्रीय जो राज्य मानवाधिकार आयोग है इसके बारे में महत्वपूर्ण ध्यान में रखनी है, और हमने बहुत बार इसके बारे में डिस्कस भी किया है। तो अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है वो कहाँ पर है, तो नियुक्ति का प्रावधान है वो धारा 22 में है, तो इसमें बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 में 21 में उनके संगठन, ठीक है, 22 में नियुक्ति, 23 में पदच्युति और त्यागपत्र, 24 में उनकी पदावधि के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है, तो अजमेर, सिरोही, डूंगरपुर और मंडौर। तो सिरोही में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र है वो नहीं है, अजमेर, डूंगरपुर और मंडौर में है, ठीक है। तो इसमें 2 आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को डिस्क्वालिफाई करना है तो इसके लिए क्या उपबंध है, तो इसके बारे में है वो जानकारी दी गई है। तो यदि ये प्रश्न उठता है कि राजस्थान विधानसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के खंड 1 में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न विधानसभा अध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। 2 नंबर है, ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले अध्यक्ष निर्वाचन आयोग की राय लेगा और इसी राय के अनुसार कार्य करेगा। तो अगर आपने पिछले सेशन देखे हैं तो ये प्रश्न हमने पहले भी करवा रखा है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 192 के खंड 1 और 2 में ये बात कही गई है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई सदस्य, विधानसभा का कोई सदस्य निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो उसका विनिश्चय है वो कौन करेगा, तो उसका विनिश्चय विधानसभा का स्पीकर नहीं करेगा, बल्कि उसका विनिश्चय कौन करेगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल यानी कि गवर्नर करेगा, और उसका विनिश्चय अंतिम होगा, ठीक है। तो ये 192 के क्लोज 1 में कहा गया है। और ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले अध्यक्ष निर्वाचन आयोग की राय लेगा और इसी राय के अनुसार कार्य करेगा, तो यहाँ अध्यक्ष ना होकर के क्या होगा, गवर्नर होगा, यानी कि राज्यपाल होगा, ठीक है। तो ये 192 के क्लोज 1 और 2 में ये बातें हैं स्पष्ट रूप से कही गई है। अनुच्छेद 191 के खंड 1 की बात करें तो अनुच्छेद 191 के खंड 1 में विधानसभा सदस्यों के निरर्हता के बारे में उल्लेख है कि यदि कोई भी विधानसभा का सदस्य किसी लाभ का पद धारित कर लेता है तो वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। अगर कोई विधानसभा का सदस्य विकृत चित्त हो जाता है, किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा उसे विकृत चित्त घोषित कर दिया जाता है तो भी डिस्क्वालीफाई। अगर दिवालिया हो जाता है तो भी डिस्क्वालीफाई। अगर विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है स्वेच्छा से, यानी कि बिना आज्ञा के स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता अर्जित कर लेता है, या फिर किसी विदेशी राष्ट्र के प्रति निष्ठा दिखाता है, तो भी उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और भारत की नागरिकता को छोड़ देता है, भारत का नागरिक नहीं रहता है, तब भी उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसके अलावा भी कहा गया है कि संसद के द्वारा समय समय पर विधि के द्वारा इस प्रकार से कोई भी उपबंध करे निरर्हता से संबंधित, तो उसी के दायरे में अगर वो उसकी चपेट में आता है तो भी वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्क्वालीफाई होने की क्या क्या क्राइटेरिया है वो 191 के खंड 1 में दिया गया है, ठीक है, 191 के खंड 1 में। अब 192 के खंड 1 और 2 में कहा गया है कि 191 के खंड 1 में जितनी भी निरर्हता से संबंधित बातें कही गई है, उससे अगर कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य उससे ग्रस्त हो जाता है तो उस पर जो विनिश्चय है वो कौन करेगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। और राज्यपाल उस पर जो विनिश्चय करेगा उसमें अपनी स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, बल्कि निर्वाचन आयोग की है वो राय लेगा। निर्वाचन आयोग के राय के आधार पर, उनके ओपिनियन के आधार पर ही वो अपने विनिश्चय करेगा और उनका राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही आपके क्या है, गलत है। न तो 1 सही है ना ही 2 सही है, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा स्पीकर दिया गया है ना कि राज्यपाल, ठीक है। तो नेक्स्ट है, भारत के संविधान
के अनुच्छेद 199 के अंतर्गत दी गई धन विधेयक की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? विधेयक जो राज्य सरकार द्वारा किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। तो देखिए, भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 199 है, इसमें राज्यों के बारे में जो धन विधेयक की परिभाषा है वो दी गई है, ठीक है, राज्यों के संदर्भ में। और आर्टिकल जो 110 है, ये आपका संसद के संदर्भ में, केंद्र के संबंध में धन विधेयक की है वो परिभाषा दी गई है, ठीक है। तो संघ सरकार के संबंध में धन विधेयक की परिभाषा 110 में और राज्य सरकार के संबंध में धन विधेयक की परिभाषा 199 में दी गई है। तो इसमें कहा गया है कि धन विधेयक जो राज्य सरकार द्वारा किसी कर के अधिरोपण यानी कि कर का इम्पोजिशन, उत्साधन यानी कि एबोलिशन यानी कि कर की समाप्ति करना, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। तो बिल्कुल सही बात है। विधेयक जो राज्य द्वारा धन उधार लेने के विनियमन का उपबंध करता है, तो ये भी सही है। विधेयक जो राज्य की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा का उपबंध करता है, यह भी धन विधेयक के दायरे में आता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें कहा गया है, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है कि किस प्रकार के विधेयक को हम धन विधेयक मानेंगे, ठीक है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका अंतिम जो निश्चय है वो स्पीकर करेगा, ठीक है। विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकार या निकाय या स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है, तो विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकार या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए, तो ये आपका सही से इसमें उल्लिखित नहीं है अनुच्छेद 199 में। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 199, इसमें क्या परिभाषा दी गई है धन विधेयक के संदर्भ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धन विधेयक की परिभाषा, ठीक है। तो इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक धन विधेयक तभी समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध हैं। यानी कि ये जो विषय दिए गए हैं, इससे संबंधित कोई उपबंध है उसमें, तभी उसको धन विधेयक है वो समझा जाएगा। देखिए, कोई ऐसा विधेयक जो किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन करता हो। तो कर के संबंध में अगर कोई विधेयक है, टैक्स के संबंध में टैक्स का अधिरोपण करता हो यानी कि टैक्स को लगाता हो, टैक्स को उत्साधन यानी कि हटाता हो, परिहार या उसमें कुछ चेंजेस या उसमें कुछ रेगुलेशन इत्यादि है वो ऐड किया हो, तो ऐसा जो विधेयक है वो धन विधेयक समझा जाएगा। राज्य द्वारा धन उधार लेने यानी कि राज्य के द्वारा कहीं से भी धन को उधार लिया जाता है या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन, अथवा राज्य द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन करना हो, तो वो भी धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। राज्य की जो संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा कराना, उसमें धन निकालना, यानी कि राज्य की जो संचित निधि है, आकस्मिकता निधि है, ठीक है, उसमें से अगर कोई धन जमा करेंगे या उसमें से धन निकालेंगे, तो ऐसा जो विधेयक है वो भी आपका धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। राज्य की संचित निधि में धन का विनियोग करना हो या फिर किसी व्यय को राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना हो। इसके अलावा राज्य की संचित निधि या राज्य के लोक लेखे मध्य धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उनका निर्गमन हो, या जो उपखंड 1 के खंड 6 में भी निर्दिष्ट किसी विषय का आनुषंगिक कोई विषय यानी कि इससे जुड़ा भी कोई ऐसा विषय हो, तो भी वो धन विधेयक के अंतर्गत आएगा, 6 से जुड़ा कोई भी। और 2 इसमें क्लोज में कहा गया है कि कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्माने या अन्य धन्य शास्त्रियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उनके संदाय का उपबंध करता है, अथवा इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वे किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता हो,
तो यही आपका लास्ट वाली लाइन में दिया गया था कि किसी स्थानीय प्राधिकार या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर का अधिरोपण है, उत्साधन है, परिहार है, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध अगर करता हो, किसी स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित हो, तो वो धन विधेयक आपका नहीं समझा जाएगा। ठीक है। इसके अलावा यदि ये प्रश्न उठता है कि विधान परिषद वाले किसी राज्य के विधानमंडल में प्रस्तावित कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो उस पर राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। देखिए, चाहे धन विधेयक विधान परिषद में लंबित हो या विधानसभा में हो, वो धन विधेयक है या नहीं है उसका अंतिम विनिश्चय कौन करेगा? विधानसभा का स्पीकर करेगा, ना कि विधान परिषद का सभापति। ये महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर आगामी परीक्षाओं में ये भी दे दिया जाए कि यदि विधान मंडल में प्रस्तावित कोई धन विधेयक है या नहीं है विधान परिषद वाले राज्यों में, तो उस पर विनिश्चय है वो किसका अंतिम होगा? तो उसका विनिश्चय है वो विधानसभा के अध्यक्ष का जो विनिश्चय है वो अंतिम होगा, ना कि विधानसभा के सभापति का। विधान परिषद के पास में इसकी बहुत ही लिमिटेड शक्ति है, यानी कि विधान परिषद के पास में जब द्विसदनीय कहीं पर भी विधानमंडल होता है, तो विधान परिषद के पास में धन विधेयक जब भेजा जाता है तो विधान परिषद केवल 14 दिनों तक अपने पास में है वो रख सकती है, और 14 दिनों तक जो भी उनको सजेशन देना हो, कुछ परिवर्तन करवाना हो, ठीक है, तो अपने सुझाव सहित या बिना सुझाव के उस पर वोटिंग करके वापस है वो विधान सभा को है वो भेज देंगे। अगर कोई भी जो आपका परिवर्तन है, संशोधन है, वो अगर विधानसभा स्वीकार करे या ना करे वो विधानसभा पर आधारित है, उसका कोई बाध्यकारी नहीं है कि विधान परिषद के द्वारा जो अभी प्रस्तावित किए गए हैं संशोधन वो विधानसभा उस पर लागू करे ही करे। ठीक है। तो विधान परिषद या फिर राज्यसभा के संदर्भ में धन विधेयक के लिए बहुत ही लिमिटेड इनके पास में पावर है, केवल 14 दिनों तक रोक के रख सकती है अधिकतम, ये चीजें हैं। ठीक है। इसके साथ ही कहा गया है आगे, जब धन विधेयक अनुच्छेद 198 के अधीन विधान परिषद को पारित किया जाता है और जब वह अनुच्छेद 200 के अधीन अनुमति के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब प्रत्येक धन विधेयक पर विधानसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित ये प्रमाण प्रष्टांकित किया जाए कि वे धन विधेयक हैं। ठीक है। तो ये बात भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि धन विधेयक विधान परिषद को जब भेजा जाता है और वह 200 के अधीन अनुमति के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, ऐसी दशा में प्रत्येक धन विधेयक पर विधानसभा स्पीकर के हस्ताक्षर है वो प्रत्येक पृष्ठ पर अंकित होने चाहिए कि यह क्या है, धन विधेयक है, मनी बिल है। ठीक है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 199 में कहा गया है। और विधेयकों पर अनुमति है वो आर्टिकल 200 में कही गई है, यानी कि राज्यपाल के द्वारा अगर धन विधेयक है तो राज्यपाल उसको आरक्षित तो कर सकते हैं, अनुमति रोक सकते हैं, अनुमति दे सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के लिए विधानसभा में वापस है वो नहीं भेज सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसा विधेयक जो कि उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण करता हो तो जो राज्यपाल के द्वारा उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित है वो किया जा सकता है। तो इस प्रकार का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 200 के तहत है वो देखने को मिलता है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाए। बिल्कुल सही बात है। सर्वप्रथम जो पंचायतों पर कानून बनाए थे वो थे आपके जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली रियासतें। उसके बाद में 1928 में बीकानेर ने ग्राम पंचायत अधिनियम है वो पहली बार बनाया था। तो ग्राम पंचायत अधिनियम बनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? बीकानेर कब बनाया? 1928 में। ठीक है। 1949 में राजस्थान पंचायत अधिनियम बनाया गया जो पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इससे संबंधित भी प्रश्न बहुत बार पूछ लिया गया है। 1953 में 1953 में राजस्थान में ग्राम पंचायत अधिनियम है वो बना करके पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की थी। और 1959 में पंचायत समिति और जिला परिषद एक्ट बना करके राज्य में अक्टूबर नवंबर में
आपके है वो सितंबर अक्टूबर में चुनाव है वो करवाए गए थे। ठीक है, तो 1959 में तो आपके पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम, और 1953 में राजस्थान पंचायत ग्राम पंचायत अधिनियम है वो बनाया गया था। तो इसमें सही विकल्प की बात करें तो विकल्प 1 और 2 है वो सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये जीके के करंट अफेयर्स के सवाल आ गए। अब हम देखते हैं इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े सवालों को। तो 52 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से जुड़ा है। भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान के अंतर्गत विधानसभा में गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या थी। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत पहली बार आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई और प्रांतों में द्वैध शासन की है वो शुरुआत की गई। विधानमंडल, जो केंद्रीय विधानमंडल है उसके 2 सदन है वो बनाए गए थे। एक का नाम था विधान सभा, ठीक है, और दूसरे का नाम था राज्य परिषद। तो राज्य परिषद तो क्या था, उच्च सदन था, और विधानसभा है ये आपका निम्न सदन था। तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या थी 144, और 144 में से 104 सदस्य है उनका निर्वाचन किया गया, और शेष जो 40 सदस्य है उनको नॉमिनेट किया गया था। तो गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी 40, और इस विधानसभा का जो कार्यकाल था वो 3 वर्ष के लिए निश्चित किया गया, निर्धारित किया गया। और एक सदन जो उच्च सदन के नाम से जाना जाता है राज्य परिषद। तो राज्य परिषद में टोटल आपके कितने सदस्य थे, 60 सदस्य थे, जिसमें कि 34 सदस्य है वो आपके क्या थे, चुने हुए थे, और 26 जो सदस्य है राज्य परिषद में वो आपके गैर निर्वाचित थे, यानी कि नॉमिनेटेड थे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य परिषद में गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो राज्य परिषद में तो 26 थी और विधानसभा में 40 थी। ठीक है, तो ये आपको महत्वपूर्ण बात है, ध्यान में रखनी है। बाकी इससे संबंधित जो द्विसदनीय विधानमंडल है ये काफी महत्वपूर्ण आरक्षित हस्तांतरित विषय इत्यादि हमने बहुत बार इसके बारे में डिस्कस भी किया था। भारत शासन अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में 3 सूचियां थी जिनमें केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान था? तो ये अनुसूची थी 7 नंबर, 7वीं अनुसूची में केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान था। और इसमें कितनी जो सूचियां थी, 3 सूचियां थी, जिसमें कि संघ सूची, राज्य सूची, और एक है आपकी समवर्ती सूची। तो आपसे पूछ लिया जाए कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार जो केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया तो उसमें विभिन्न सूचियों में कितने विषय थे? तो ये हमने बहुत बार पहले भी डिस्कस किया है। संघ सूची में आपके 59 विषय रखे गए थे, राज्य सूची में 56 विषय और समवर्ती सूची में आपके 34 विषय है वो रखे गए थे। तो 59, 56 और 34 विषय। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, वर्तमान में जो अवशिष्ट शक्तियां भारतीय संसद के पास में है, ठीक है, संघ के पास में है, और उस समय इस शासन अधिनियम में जो अवशिष्ट जो शक्तियां थी, अवशिष्ट या रेजिडुअल जो पावर थी वो किसके पास में थी, गवर्नर के पास में थी। और अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान भारतीय संविधान में कहां से अडॉप्ट किया गया है, ये आपका संघ सूची और अवशिष्ट सूची कनाडा के संविधान से गृहीत की गई है। और समवर्ती सूची है ये आपकी कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ अनुसूची हो जाएगी 7। गांधी जी ने हरिजन यात्रा कब प्रारंभ की? 8 मई 1933, 17 सितंबर 1934, 7 नवंबर 1933। तो इसमें 3 राइट आंसर हो जाएगा, 7 नवंबर 1933। मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो देखिए, मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको सिखाने संबंधी सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति। तो हमने मोस्टली यही पढ़ा है कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जो समिति थी वो कौन सी थी,
सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और इस समिति में कितने सदस्य थे? अध्यक्ष सहित टोटल 12 सदस्य थे। और इसी समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य है वो नागरिकों को प्रदान किए गए, जोड़े गए। ठीक है। लेकिन एक और समिति थी जो कि जे.एस. वर्मा या वर्मा कमेटी के नाम से जानी जाती है। 1999 को ये समिति है वो गठित हुई थी। और इस समिति ने जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, इनके क्रियान्वयन के लिए किस प्रकार की कानूनी प्रावधान किए जाए। तो कानूनी प्रावधान, मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों से संबंधित कुछ रिकमेंडेशन है, कुछ संस्तुतियां हैं, वो आपकी जे.एस. वर्मा कमेटी के द्वारा दी गई थी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अंतस्थापित नहीं किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें बहुत से आमूलचूल परिवर्तन किए गए। ठीक है। तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 3 जनवरी 1977 को ये आया था, आपका प्रभाव में आया था। ठीक है। तो देखिए, एक नंबर दिया हुआ है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वे हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। बिल्कुल, ये आपका 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था। तो भारतीय नागरिकों के जो जितने भी कर्तव्य है, जो 10 मौलिक कर्तव्य है, ये 10 मौलिक कर्तव्य आपके 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों में कोई सा भी कर्तव्य यहाँ पर विकल्प के रूप में दे दिया जाए तो ये आपके सारे के सारे 10 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत है वो जोड़े गए थे। लेकिन 11वां मूल कर्तव्य है वो 86वां संवैधानिक संशोधन के तहत है वो आपका अंतस्थापित किया गया था। तो ये आपका बिल्कुल सही है इसमें। नेक्स्ट है, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। तो ये आपका क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आर्टिकल जो 48 का क है, ठीक है, इस 48 क में ये कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की जो रक्षा है इसका दायित्व किसको होगा? राज्य को होगा। राज्य इसके लिए है वो प्रयास करेगा। ठीक है। तो ये आपका 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा अंतस्थापित है वो किया गया था। ठीक है। राज्य सहकारी समितियों की स्वैच्छिक निर्माण के प्रोत्साहन का प्रयास करेगा। राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के लिए आधार पर न्याय सुलभ हो। तो यहाँ पर राज्य सहकारी जो समितियां है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सहकारी समितियों से संबंधित जो बात है वो आपके 97वें संवैधानिक संशोधन 2011 के द्वारा अंतस्थापित है वो की गई थी। तो इसमें आपका 3 नंबर वाला विकल्प राइट हो जाएगा। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 ख में ये बात है वो कही गई है। राज्य सहकारी समितियों की स्वैच्छिक निर्माण के प्रोत्साहन का है वो कार्य करेगा। ठीक है। और भारतीय संविधान की जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, तो उसमें भी सहकारी समितियों से संबंधित जो बात है वो ऐड कर दी गई है। तो ये भी आपका 97वें संवैधानिक संशोधन 2011 के माध्यम से ये बात है वो जोड़ी गई है। ठीक है। भारतीय संविधान के जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है। तो ये जो तत्व है इसमें बाद में संवैधानिक संशोधन के द्वारा भी कुछ चीजें हैं वो जोड़ी गई थी जो मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे कि अनुच्छेद 39 क है, तो 39 क में समान न्याय और निःशुल्क जो विधिक सहायता है ये भी आपका 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत है वो जोड़ा गया था। इसके अलावा अगर बात करें 48 क वाला, तो इसमें पर्यावरण का संरक्षण, ठीक है, ये आपका 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और महत्वपूर्ण बात है 45 वाली, तो इसमें 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का जो प्रावधान है वो आपका किसका होगा? राज्य का होगा। तो ये भी बात आपका 45 अनुच्छेद में कही गई है, अनुच्छेद 45 में।
तो ये 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत है वो अंतस्थापित की गई है, आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सहकारी सोसाइटियों वाली 97वें संवैधानिक संशोधन 2011, 43 के में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, ये भी आपके 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत अंतस्थापित की गई है। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप चीजों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ये उल्लेखित है कि राष्ट्रपति कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद की शर्तों के बारे में है वो उपबंध किए गए हैं। तो राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें हैं उसमें आपका 59 के क्लोज 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी सदन का या संसद के किसी सदन का या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। अगर पहले से सदस्य है तो तब से वह पद रिक्त माना जाएगा जब से वह राष्ट्रपति के रूप में है वो कार्य ग्रहण करेगा या शपथ लेगा, ठीक है। तो 59(1) में तो क्या कहा गया है कि संसद या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य है वो नहीं होगा। 59 के क्लोज 2 में कहा गया है कि वह किसी लाभ के पद पर पद धारण है वो नहीं करेगा। तो लाभ का पद है 59(2) में कहा गया है। 59(3) की बात करें तो राष्ट्रपति के संबंध में 59(3) में कहा गया है कि राष्ट्रपति बिना किराया दिए शासकीय आवासों का हकदार होगा, ठीक है। और वेतन भत्तों के संबंधित बात की गई है। और 59(4) में कहा गया है कि सेवा काल के दौरान राष्ट्रपति के जो भत्ते हैं उनकी जो भी विशेष उपलब्धियां हैं वो पदावधि के दौरान है वो कम नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में 59 के क्लोज 1, 2, 3 और 4 में बात है वो की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राजनीतिक दल शब्दावली का उल्लेख है वो मिलता है? 74(1), 75(1), 75(1) का क और 75(1) का ख या बी। तो देखिए 74(1) की अगर बात करें तो अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा, ठीक है। और 74 के क्लोज 1 में कहा गया है कि मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का प्रयोग करने में उसकी सलाह के अनुसार है वो कार्य करेगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान है वो प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। तो ये बात किस में कही गई है? 74 के क्लोज 1 में कही गई है। 75 की बात करें तो 75 में मंत्रियों के बारे में अब अन्य उपबंध है। 75 के क्लोज 1 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो 75 के क्लोज 1 में क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक है। 75 के क्लोज 1 के क में अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि मंत्री परिषद में जो मंत्रियों की संख्या है वो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है 75 का 1 का क्लोज क, ठीक है। और ये आपका कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था आपका 2003 में 91 जो 51वां संवैधानिक संशोधन है 2003 में, ठीक है। तो विधानमंडल के संबंध में भी यही प्रावधान है और आपका जो लोकसभा यानी कि केंद्रीय मंत्री परिषद है उसके संबंध में भी ये 75 के क्लोज 1 के क में ये कहा गया है कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक है वो नहीं होगी। तो अब फाइनली क्या रह गया? तो हमारा जो राइट आंसर है वो 75(1) ख ही सही होगा, जिसमें राजनीतिक दल शब्दावली का उल्लेख है वो किया गया है। तो इसमें राजनीतिक दल का नाम है वो शब्दावली क्यों कही गई है कि इसमें कहा गया है कि कोई भी राजनीतिक दल का संसद के मतलब कोई भी राजनीतिक दल का सदस्य है वो चाहे संसद के किसी भी सदन का हो, अगर वो 10वीं अनुसूची के
जो 2 नंबर का पैरा है उसके अधीन अगर डिस्क्वालीफाई हो जाता है, निरर्हित हो जाता है, तो वो आपका चुनाव लड़ने का हकदार है वो नहीं होगा। तो चुनाव लड़ने का हकदार नहीं होगा, ये बात तो खैर 10वीं अनुसूची में भी है, ठीक है। निरर्थित उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो डिस्क्वालीफाई करने के बावजूद भी वो निर्वाचन है वो लड़ता है, ठीक है। और चुनाव लड़ता है, तो चुनाव लड़ने के बाद में वो अगर मंत्री के रूप में है वो नियुक्त किया जाता है, तो मंत्री के रूप में वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका 51 के 1 ख में कहा गया है, यानी कि कोई भी राजनीतिक दल का सदस्य चुनाव लड़ता है और वो पहले से ही आपका दल बदल के आधार पर उसे डिस्क्वालीफाई घोषित किया जाता है और उसके बावजूद चुनाव लड़कर मंत्री नियुक्त किया जाता है, तो वो मंत्री के रूप में डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। तो ये 75(1) के 6 में बात कही गई है, ठीक है। तो यहाँ पर राजनीतिक दल शब्दावली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों पर विचार करें। पीवी नरसिम्हा राव, वीपी सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी और एच.डी. देवगौड़ा। तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, राजस्थान के राज्यपाल हो, भारत के राष्ट्रपति हो, भारत के प्रधानमंत्री हो, तो इनका आपको सीक्वेंस तो थोड़ा सा याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये ट्रेंड चला आ रहा है, इस प्रकार से सीक्वेंस वाइज जो क्वेश्चन है आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें सही सीक्वेंस की, तो जो पी नरसिम्हा राव है, तो नरसिम्हा राव 1991 से लगा करके 1996 तक है वो आपके प्रधानमंत्री रहे थे। इसके बाद में अगर वीपी सिंह की बात करें, तो वीपी सिंह 1989 से लगा करके 1990 तक है भारत के प्रधानमंत्री रहे। इंद्र कुमार गुजराल, इन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए, सॉरी विदेश मंत्री रहते हुए गुजराल सिद्धांत भी है वो दिया था। 1997 से लगा करके 1998 तक ये पीएम रहे। चंद्रशेखर की बात करें, तो चंद्रशेखर 1990 से लगा करके 91 तक, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार पीएम रहे थे, पहली बार ये 1996 में रहे थे, ठीक है। और एच.डी. देवगौड़ा की बात करें तो 1996-97 में रहे थे और उस समय किसी सदन के सदस्य नहीं थे, ठीक है। तो इनके बारे में हमने डिस्कस भी किया है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है, तो पहले कौन सा होगा, तो सबसे पहले है 1989 वाला, तो वीपी सिंह सबसे पहले है 1989 से 90, तो बी पहले आ जाएगा, 1 और 2 में बी है। उसके बाद में 89 से आ जाएंगे हम 90 पर, 90 और 91, ठीक है। तो ये आ जाएंगे आपके कौन, चंद्रशेखर, तो बी के बाद में डी, ठीक है, बी के बाद में डी, और तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी डी ए ई एफ सी, ठीक है। तो ये आपके इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। यहाँ प्रधानमंत्रियों की ये जो सूची है वो एक बार हम यहाँ पर सूची को देख लेते हैं, नजर दौड़ा लेते हैं, ठीक है। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने, ये आप सभी को पता है भली भांति, पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक भारत के वो प्रधानमंत्री के तौर पर है वो रहे, ठीक है। तो नेहरू जी के बाद में श्री गुलजारीलाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक, ठीक है। नंदा जी के बाद में आ गए थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि 64 से लगा करके 66 तक रहे, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक ताशकंद समझौता किया था जो काफी महत्वपूर्ण है, और इसी समझौते के दौरान इनका है वो निधन माना जाता है, ठीक है। इसके बाद में श्री गुलजारीलाल नंदा पुणे आते हैं 66, ठीक है। इसके बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 से 77 तक 10 वर्ष तक लगभग प्रधानमंत्री के पद पर रहती है। इंदिरा गांधी के बाद में आती है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ये आपकी किसकी पहली सरकार है, गैर कांग्रेसी पहली जो सरकार है, ये मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनती है 1977 को, 24 मार्च 1977 को, लेकिन बहुत ही कम समय तक 28 जुलाई 1979 तक ये रहती है, ठीक है। इसके बाद में श्री चरण सिंह 1979 से 1980 के मध्य, फिर इंदिरा गांधी आती है 1980 से 84 तक, ठीक है।
और इसके बाद में इनके राजीव गांधी आ जाते हैं, ठीक है, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके बाद में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह 1989 से 1990, वीपी सिंह के बाद में चंद्रशेखर, चंद्रशेखर के बाद में पीवी नरसिम्हा राव, उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही कम कार्यकाल के साथ में 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहते हैं। और फिर एच डी देवगौड़ा, ठीक है, और एच डी देवगौड़ा आप सभी को पता है कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे, और कर्नाटका के मुख्यमंत्री के बाद में सीधे ही भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए इन्होंने 1 जून 1996 को शपथ है वो ग्रहण कर ली थी, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने राज्यसभा के सदस्य के तौर पर है वो संसद की सदस्यता है वो प्राप्त की थी। श्री इंद्र कुमार गुजराल इसके बाद में आते हैं, अप्रैल 1997 से मार्च 1998। इसके बाद में पुनः अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004 तक, और उसके बाद में आपके 10 साल रहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, और फिर आपके आ जाते हैं नरेंद्र जी मोदी, ठीक है। तो ये है भारतीय प्रधानमंत्रियों का सीक्वेंस। तो इनको अगर आप अच्छी तरीके से क्रम वाइज सीक्वेंस वाइज चीजों को लिख करके अच्छी तरीके से याद रखने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से ये चीजें आपको सीक्वेंस वाइज क्रम वाइज याद हो जाएगी, जो आपके लिए काफी है वो महत्वपूर्ण और सहायक सिद्ध होगी, क्योंकि इनसे संबंधित काफी सवाल है वो आप अगर ये सीक्वेंस अच्छे से याद कर लेते हैं तो काफी और भी चीजों को अच्छी तरीके से आप जवाब है वो दे पाते हैं, क्वेश्चनों को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं इन चीजों को याद होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यह राजनीतिक पार्टियों के नाम दे रखे हैं और स्थापना का वर्ष दे रखा है। बहुजन समाज पार्टी, तो बाकी वालों को आपको पता ना हो तो इसमें 1-2 को चूज कर लीजिए, उनको अगर आपको अच्छे से पता है तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप सही से फाइंड आउट कर सकते हैं। और भारत में अगर राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों की बात करें तो वर्तमान में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इनकी स्थापना के बारे में और राजनीतिक दल का टैग, राष्ट्रीय राजनीतिक दल का टैग उसे कब प्राप्त हुआ वो आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो वापस लिया है, एक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो प्रदान किया है। तो ये चर्चा का विषय है करंट अफेयर्स में भी, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है, आप इन चीजों को है वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बहुजन समाज पार्टी मायावती के नेतृत्व वाली पार्टी है, पहले भी हमने डिस्कस किया है। 1984 को इस पार्टी का है वो गठन हुआ था। और एक है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माकपा, मार्क्सवादी, भाकपा एम, ठीक है। तो सीपीआई एम है, ये आपकी 1964 में सीपीआई से अलग होकर के सीपीआई एम है वो बनी थी, ठीक है। नंबूद्रीपाद और ऐसे डांगे इत्यादि इनके नेतृत्व करता थे, ठीक है। तो ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में, अगर सीपीआई पूछे तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है ये 1925 में बनी थी, ठीक है। तो ये एक में बी हो जाएगा, एक में बी है 3, 2 और 3 में, और 3 में डी हो जाएगा, 3 में डी, तो हमारा 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम है 1949 में ये बना था, ठीक है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है इसका गठन हुआ था 1934 में। तो ये राजनीतिक पार्टियों के गठन के संबंध में आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना किसने हुई? तो ये भी एक प्रेशर ग्रुप है, और प्रेशर ग्रुप आपकी इस सिलेबस में दिया हुआ है सेकंड ग्रेड के, इसलिए इस सवाल आया है। और पिछले सेशन में मैंने आपको बताया भी था कि फिक्की की स्थापना, इसके अलावा आपकी एसोचैम की स्थापना, तो एसोचैम 1920 में गठित हुआ और फिक्की है ये 1927 में इसकी स्थापना है वो होती है। तो ये आप फिक्की की फुल फॉर्म भी ध्यान में रखेंगे, ये भी आपसे पूछी जा सकती है कि फिक्की का जो विस्तृत रूप है वो क्या है। तो फिक्की का है द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये भी राजनीतिक दल और उनके संस्थापक पूछे गए हैं। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, तो एम.एन. रॉय तो सीपीआई के थे ना कि इसके। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी है
इसके एस ए डांगे और नंबूद्रिपाद है, ये आपके संस्थापक सदस्यों में से है। तो यहाँ पर एक ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रवादी जो कांग्रेस पार्टी है, ये आपकी 1999 में ये पार्टी है वो अस्तित्व में आई थी, जिसमें शरद पवार, पी ए संगमा, तारिक अनवर ये थे, जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से ही अलग होकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है वो इन्होंने बनाई थी। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली ये पार्टी है, 1998 को ये गठित हुई थी, ठीक है। और नेशनल पीपुल्स पार्टी है, एनपीपी है, तो ये है पी ए संगमा यानी कि पूर्णो एजितो संगमा की ये नेशनल पीपुल्स पार्टी है, ठीक है। तो ये आपकी सही है बिल्कुल। नेक्स्ट है यूएन शांति अभियान के संबंध में कौन से कथन सही है? 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय यूएन शांति अभियान दिवस के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। यूएन चार्टर का अध्याय 6 विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है, ये भी ठीक है। यूएन चार्टर के अध्याय 7 में शांति के उल्लंघन और आक्रामकता संबंधी कार्यों का कार्यवाही संबंधी प्रावधान है। और अगला दिया हुआ है यूएन चार्टर में शांति अभियान का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तो शांति अभियान का स्पष्ट रूप से उल्लेख है, इसमें नहीं है ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ऊपर के कथनों से आप इसको और स्पष्ट कर सकते हैं। तो 1, 2 और 3 है वो इसमें सही है, तो 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ये राष्ट्रीय संगठनों से जुड़ा सवाल है, आपसे पूछा गया है, ठीक है। और अगला भी सवाल है कि कौन सी वैश्वीकरण की विशेषताएं हैं? तो विप्रादेशीकरण यानी कि डी टेरिटोरियलाइजेशन, इसके अलावा कंज्यूमराइज्म यानी कि उपभोक्तावाद, होमोजेनिजाइजेशन यानी कि एक रूपता, ये सारी की सारी 1, 2 और 3 तीनों ही आपकी ग्लोबलाइजेशन की विशेषता या फीचर हो जाएंगे। और अंतिम जो सवाल है वो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएन काउंसिल ऑफ सिक्योरिटी है, इसमें एक स्थायी सदस्य के रूप में भारत के 2 साल के कार्यकाल 2021-22 का समग्र उद्देश्य नॉर्म्स की उपलब्धि, जिसका अर्थ है यानी कि भारत ने 2021-22 में आपका यूएन सिक्योरिटी जो काउंसिल है इसके स्थायी सदस्य के रूप में 8वीं बार है वो सदस्यता ग्रहण की है, ठीक है। तो इसमें इस कार्यकाल का जो समग्र उद्देश्य रहा है इस बार भारत का, ठीक है, तो ये रहा है नॉर्म्स, ठीक है। तो इस नॉर्म्स की फुल फॉर्म क्या है ये इस सवाल में है वो पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें नॉर्म्स से जो तात्पर्य है वो है न्यू ओरिएंटल फॉर ए रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम, न्यू ओरिएंटल फॉर ए रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम यानी कि विकल्प नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 16 वर्ष तक है वो अस्थायी सदस्य के रूप में भारत ने सेवा है वो दी है, ठीक है। 8 बार प्रत्येक जो मतलब एक बार की जो सदस्यता ग्रहण करते हैं तो वो 2 साल के लिए कार्यकाल होता है, तो कितने कार्यकाल यानी कि 8 बार और 16 वर्ष तक, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर किए? तो सिंधु जल जो समझौता है 1960 का, इस पर हस्ताक्षर किए थे जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अयूब खान, ठीक है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू भारतीय प्रधानमंत्री ने यह समझौता कब हुआ था? तो डेट भी ध्यान में रखिए, 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौता हुआ, ठीक है। और इस सिंधु जल समझौते में पश्चिमी नदियां और जो पूर्वी नदियां हैं उनके विभाजन है वो कर दिया गया था कि पाकिस्तान पश्चिमी जो नदियां हैं उसका अधिकार पाकिस्तान के पास में रहेगा। पश्चिमी नदियों में एक है आपकी झेलम, चिनाब और सिंध। इस नदियों पर 80% जो इस नदियों का वाटर है, पानी है, वो पाकिस्तान का इस पर अधिकार रहेगा, लेकिन भारत को इन नदियों पर बिजली बनाने का यानी कि बिजली पैदा करने का अधिकार भारत को रहेगा। लेकिन ये जो नदियां हैं इसके पानी के बहाव को
भारत के द्वारा बदला नहीं जा सकता है, इसके रास्तों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, और ना ही भारत सरकार के द्वारा इसके पानी को है वो रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका सिंधु जल समझौता 1960 में हस्ताक्षर है वो किए गए थे। इसके अलावा भारत में जो रावी रावी है, सतलज है और व्यास है, इस नदियों के जल का उपयोग का अधिकार है वो भारत को इस सिंधु जल समझौते के तहत है वो दिया गया था। ठीक है, तो ये 1960 में हुआ था। 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मोहम्मद अयूब खान के बीच में। ठीक है, तो इस पेपर में जितने भी प्रश्न थे उनका हमने डिस्कस किया। इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटी के। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करें। और अब तक के सेशन में ये जो हमारा 20 नंबर सेशन है, 20 नंबर अंतिम जो सेशन है, इसमें हमने जितने भी आरपीएससी के द्वारा लेटेस्ट 2021 से लगा करके जो पीएसआई एग्जाम हुआ था 2021 वाला, पीएसआई के बाद में आरएएस, पीएसआई इत्यादि एग्जाम, इसके अलावा स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड टीचर, यानी कि जितने भी आरपीएससी ने 2021 से लगा करके 2023 तक के एग्जाम करवाए हैं, उन सारे एग्जामों में जितने भी इंडियन पॉलिटी, राजस्थान की पॉलिटी से जो सवाल पूछे गए हैं उनका हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस जो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जरूर देखिए, निश्चित रूप से आपके लिए हेल्पफुल सिद्ध होगा। और आगे भी हम ये जो आरपीएससी के पूरे पेपर है इनका हमने डिस्कस है ऊपर लिया है। इससे पहले के जो पेपर है उनका विश्लेषणात्मक वीडियो की प्लेलिस्ट भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। बाकी आप ओम डिजिटल एप्लीकेशन देखेंगे तो वहां पर जितने भी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टॉपिक वाइज आपको एक टेस्ट के रूप में भी मिल जाएंगे। चाहे अगर आप ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो ईओआरओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, तो वो आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड ग्रेड टीचर, पीटीआई के लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और भी आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान सामान्य ज्ञान हो, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था हो, और भी कोई सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, उन सभी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज और बेहतरीन विश्लेषण के साथ में, क्वालिटी के साथ में आपको ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो उस टेस्ट सीरीज का हिस्सा अवश्य बने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और ये जो आरपीएससी के पेपर है वो खत्म हो गए हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट किस प्रकार से क्या रणनीति रखें, तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि नेक्स्ट हम टॉपिक वाइज चीजें स्टार्ट करें या फिर राजस्थान जीके और इतिहास क्लास संस्कृति का जो सेशन है वो पुनः शुरू करें। आपकी क्या इसमें राय है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, या फिर दोनों ही स्टार्ट करें, पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी चैप्टर वाइज या इंडियन पॉलिटी चैप्टर वाइज। जो भी आपके सुझाव हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट का आपका इंतजार रहेगा। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी को। और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और पास का जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट की आपको ताजा सूचना मिलती रहे। इसके अलावा ओम डिजिटल स्टडी का टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पेज आप जरूर ज्वाइन करें। वहां पर भी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रेस नोट है और परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यात्मक क्विजेज वगैरह आपको वहां पर मिलते रहेंगे। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज आप करें। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।